प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपना संपूर्ण इतिहास की सीरीज चल रही है। प्राचीन भारत के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने प्राक इतिहास काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने इससे पहले हड़प्पा पढ़ लिया और सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम और कालक्रम से पहले इसका नामकरण से संबंधित बातें हैं, नगर नियोजन से संबंधित बातें हैं, ये अपन ने पढ़ी है। आज अपन जो चैप्टर पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई हैं और मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन कैसा था, ये सारी बातें अपन करेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, ये सारी की सारी बातें करेंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो की जब अपन बात करें तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला और नदी है सिंधु नदी के दाएं ओर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी ओर? दाहिनी ओर। यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य है ये 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो जो शब्द है, मोहनजोदड़ो शब्द सिंधी भाषा का है। ये बात भी अच्छी है, सिंधी भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ निकलता है मोहनजोदड़ो शब्द का, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसे प्रेतों का टीला भी कहते हैं। प्रेतों का टीला भी इसे कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान भी इसे कहा जाता है। और सिंधु का बाग भी इसे कहा जाता है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट उपनाम हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर है ये। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर है। सबसे सुंदर नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है ये। सिंधु सभ्यता का नगर है। यहाँ पर लगभग 35 से 40 हजार जनसंख्या निवास करती थी। और यहाँ पर जो जाति निवास करती थी जनसंख्या की, उसका नाम था भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। जॉन मार्शल। नेक्स्ट अपन बात करें, जॉन मार्शल नामक विद्वान ये बताता है कि 7 बार यहाँ पर बाढ़ आई और बाढ़ के कारण यह नष्ट हो गया मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो 7 बार नष्ट हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए KUR केनेडी के अनुसार मोहनजोदड़ो है यह मलेरिया नामक बीमारी से नष्ट हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो एक नोट लगा करके एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा काल के स्थल हैं। ये देखें आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी सबसे बड़ा तो है गनेड़ी वाल,
उससे छोटा है हड़प्पा, उससे छोटा है मोहनजोदड़ो, उससे छोटा है धोलावीरा, उससे छोटा है राखीगढ़ी। देखिए अपन बात करते हैं दोबारा मोहनजोदड़ो के संदर्भ में। देखिए मोहनजोदड़ो है, यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। कौन सी नदी? सिंधु नदी के बाएं ओर। उत्खनन का कार्य यहाँ पर किया 1922 में राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंध का नकलिस्तान, सिंधु का बाग, ये इसके उपनाम है कुछ। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर है ये मोहनजोदड़ो शब्द है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, ये मोहनजोदड़ो स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थान भी है। बताया जाता है यहाँ पर 35 से 40 हजार जनसंख्या है निवास करती थी। और यहाँ पर जो निवास करने वाली जो जाति थी उस जाति का नाम है भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो 4 प्रकार की यहाँ पर जातियां थी वो निवास करती थी, आगे अपन पढ़ेंगे। स्टुअर्ट पिगट है, इसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजा निकाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जॉन मार्शल ये कहता है कि 7 बार यहाँ पर बाढ़ आई थी मोहनजोदड़ो में, तो बाढ़ के कारण ये नष्ट हो गया था। नेक्स्ट KUR केनेडी नामक मौद्य कहता है कि ये जो मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ था ये मलेरिया नामक महामारी के कारण नष्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं, एक चीज देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा काल के जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। गन्नेडीवाल पाकिस्तान में है, सबसे बड़ा स्थान है। हड़प्पा दूसरा बड़ा स्थान है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो तीसरा बड़ा स्थान है, पाकिस्तान में है। धोलावीरा भारत के अंदर है और राखीगढ़ी भी भारत के अंदर है। भारत हरियाणा में, धोलावीरा का गुजरात के अंदर है। तो ये इस प्रकार से ये क्रम बता दिया आपको सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम जो है नगरों के, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब अपन बात करें आगे। देखिए मोहनजोदड़ो जो है इस पर पिक्चर भी बन चुकी है, इतिहास से संबंधित पिक्चर है, वो देखनी चाहिए, इससे आपका नॉलेज है वो विस्तार होता है। देखिए अब अपन बात करेंगे तो नगर विभाजन की बात करें। यहां पर नगर विभाजन की बात करें तो देखें सामान्यतः आपको पता चला है कि नगर विभाजन 2 भागों में होता था, एक तो दुर्ग टीला, एक नगर टीला। दुर्ग टीला ऊंचाई पर बना होता था, नगर टीला जो है वो निचाई पर बना होता था। निचला भाग कहते थे या निचला टीला कहते थे उसको। निचले भाग या निचले टीले में सामान्य जनता रहती थी और दुर्ग के अंदर पुरोहित वर्ग या व्यापारी वर्ग ये निवास करता था। दुर्ग हमेशा 4 दीवारें से घिरा हुआ रहता था। देखिए यहाँ पर भी है नगर विभाजन 2 भागों में बटा है। नगर 2 भागों में बांटा गया नगर को। एक तो है वही पश्चिमी टीला जो चारों तरफ से एक सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है, और दूसरा है नगर टीला जो पूर्व दिशा के अंदर है। इसमें सामान्य जनता है यह रहती है। ये जो है यह बड़ा नगर है और ये दुर्ग है एक। यहां पर पुरोहित वर्ग या व्यापारी वर्ग निवास करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को HRVS और DK क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें HR क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें HR जो क्षेत्र है
वो अत्यंत प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। HR क्षेत्र से 10.5 सेमी की कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं पश्चिमी टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना है, जिसे स्तूप टीला कहते हैं। स्तूप टीला कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, अवशेषों की बात करेंगे आगे। नगर विभाजन देखें तो दो प्रकार से है। पश्चिम में ऊंचाई के ऊपर जो स्थित था वो दुर्ग स्थित था। इसके चारों एक सुरक्षा दीवार है। यहाँ पर पुरोहित और व्यापारी निवास करते हैं। पूर्व दिशा के अंदर नगर टीला है, यहाँ पर सामान्य जनता निवास करती है। यह अपेक्षाकृत दुर्ग से बड़ा होता था। अब पूर्वी टीले की जब अपन बात करते हैं, जिसको HR, VS और DK क्षेत्रों में बांट दिया गया है। इसमें HR क्षेत्र है, ये अत्यंत प्रसिद्ध है। HR क्षेत्र जो है वहां से 10.5 सेमी की कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब पश्चिमी टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना हुआ है, जिसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, अवशेषों की बात करेंगे। अवशेषों की बात देखिए। अवशेष कौन कौन से हैं? अवशेष देखिए, एक यहां से बाघ व मानव लड़ाई वाली एक मुहर मिली है। 2 नंबर पे देखिए, मार्शल ने यहां से बड़े आकार का हार प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखिए, सेल खड़ी की चूड़ियां यहां से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए, 21 मानव कंकाल यहां से प्राप्त हुए हैं। लेकिन किसी प्रकार के कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कार्लियन के मन के मिले हैं यहां से। नेक्स्ट है सभा भवन प्राप्त हुआ है। ये पश्चिमी टीले से प्राप्त हुआ है, सभा भवन। अर्नेस्ट मेके ने इसे बाजार की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है पुरोहित आवास मिला है। नेक्स्ट है महाविद्यालय भवन मिला है। महाविद्यालय भवन है, ये मिला है। नेक्स्ट है सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा। सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मोहरें यहां से प्राप्त हुई हैं 1200।
नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हुई यहां पर प्रतीत होती हैं। एक 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है जिसे राजमार्ग की संज्ञा दी गई है। देखिए आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंदर, बात करते हैं। अवशेष बाघ व मानव के लड़ाई की मोहर है साधु। मार्शल ने एक बड़े आकार का हार है, ये खोजा यहां से। सेलखड़ी की चूड़ियां, 21 मानव कंकाल, किसी प्रकार का कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्लियन के मन के विशेष प्रकार का पत्थर होता होगा। सभा भवन मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी क्षेत्र है, दुर्ग क्षेत्र, यहां से एक सभा भवन मिला है। संभवतः मोहनजोदड़ो के निवासी यहां पर सभाएं लगाते होंगे, या यहाँ का जो पुरोहित वर्ग है वो आम सभा यहाँ पर होती होगी। लेकिन अर्नेस्ट मेके ने इसे बाजार की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है पुरोहित आवास, यह भी पश्चिमी टीले में मिला है, पुरोहित आवास। नेक्स्ट है महाविद्यालय का एक भवन मिला है। नेक्स्ट है सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला है, यानी सूती कपड़े के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य भी हो गई। अब सर्वाधिक मोहर प्राप्त हुई है, कितनी प्राप्त हुई है? 1200। अगर अभिलेख युक्त पूछ ले आपसे तो हड़प्पा जाएगा। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है जिसे राजमार्ग या राजपथ की संज्ञा दी गई है। आगे देखें अवशेषों में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। अवशेष में देखें सर, अवशेष की अपन बात करते हैं तो अवशेष में और क्या क्या रहेगा। अवशेष में कुंभकारों के 6 भट्टे, कुंभकारों के 6 भट्टे यहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी यहां से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अपन बात करें हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल यहां से मिला है। नेक्स्ट अपन बात करें तीन बंदरों के मुंह वाला मनका यहां से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है गले हुए तांबे के ढेर, गले हुए तांबे के ढेर यहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सिप्पी की बनी पटरी, सिप्पी की बनी पटरी ये यहां से प्राप्त हुई है। और देखें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें यहां से मिली हैं। एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल का खिलौना, एक श्रृंगी बैल का खिलौना, कुब्बड़ वाला बैल का खिलौना, कुब्बड़ वाले बैल का खिलौना। नेक्स्ट देखेंगे बकरे के पीछे चाकू
लेकर दौड़ता व्यक्ति मुहर पर दिखाया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाथी दांत पर मानव का चित्रण ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, एक बार इनको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अवशेष कुंभकारों के 6 भट्टे यहां से मिले हैं। उत्कीर्ण काश्यप कुल्हाड़ी यहां से प्राप्त हुई है। हाथी का कपाल खंड यहां से प्राप्त हुआ है। 3 बंदरों के मुंह वाला एक मनका, यानी एक मनका है और उस मनके के ऊपर 3 बंदरों का मुंह है, ये उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है गले हुए तांबे के ढेर। नेक्स्ट है सिप्पी की पटरी। पटरी का मतलब यहाँ पर कोई रेल की पटरी नहीं है, यहाँ पर स्केल है, पैमाना है एक, यानी सिप्पी की पटरी, सिप्पी का एक पैमाना है। नेक्स्ट है एक श्रृंगी बैल की मुद्रा, ये यहाँ से प्राप्त हुई है। कुबड़ वाला बैल का खिलौना ये प्राप्त हुआ है। बकरे के पीछे चाकू लेकर दौड़ता हुआ एक व्यक्ति है, ये मोर पर दर्शाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। हाथी दांत पर मानव का चित्रण है, ये भी यहाँ से प्राप्त होता है। आगे देखें, आगे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। मोहनजोदड़ो में देखेंगे कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और इन मूर्तियों के संदर्भ में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन चर्चा करें। मूर्तियां देखिए, मूर्तियों की जब अपन बात करते हैं तो मूर्तियों में अच्छा क्वेश्चन बनता है। मूर्तियों की देखिए, मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है, मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है वो सेलखड़ी कौन कौन से पत्थर से हुआ ये देखना है। सेलखड़ी का पत्थर है। अल्वेस्टर का पत्थर है। चूना पत्थर है। चूना पत्थर है। बलुआ पत्थर है। बलुआ पत्थर है। स्लेटी पत्थर है। स्लेटी पत्थर है। देखिए, मूर्तियां कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं ये चर्चा करेंगे। एक तो है कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी मिली है, ठीक है जी। कांसे की नर्तकी कई पुस्तकों में 10 इंच, कई पुस्तकों में 11.5 इंच इसकी ऊंचाई दी गई, ठीक है साहब। और ये जो इस मूर्ति या इस महिला की जाति है, ये पुरातत्वविदों ने ऑस्ट्रेलाइड बताई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलाइड जाति की थी ये। दूसरी यहां पर मूर्ति मिली है, ये है पशुपति शिव की। पशुपति शिव की मूर्ति है, ये मिली है। मूर्ति नहीं, सॉरी, मोहर है। मूर्तियों में लिखा गया है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है, भी अच्छा क्वेश्चन है। मोहर है, एक मोहर मिली है। इसमें देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट है, जिसमें इस मोहर में बाईं ओर गेंडा, बाईं ओर गेंडा और भैंसा है। दाईं ओर चीता और हाथी है। और नीचे 2 हिरण दर्शाए गए हैं। 2 हिरण, इस प्रकार से यहां पर प्रतीक जो है वो 6 हैं। नेक्स्ट है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल इसे आद्य शिव बताता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो तीसरी यहां पर जो मूर्ति मिली है ये है दाढ़ी वाले सिर की मूर्ति। दाढ़ी वाले सिर की मूर्ति है पत्थर की। ये पुजारी बताया गया है, पुजारी बताया गया है। पुजारी बताया गया है मंगोलाइड जाति का।
मंगोलायड जाति का। ये बातें ध्यान में रखनी भाई, इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक योगी या पुरोहित की एक मूर्ति है। ये देखिए सेल खड़ी से बनी है, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। इसकी ऊंचाई की जब अपन बात करें तो ऊंचाई इसकी है 19 सेमी। 19 सेमी इसकी ऊंचाई है। दाढ़ी है, मूछें नहीं है, केश पीछे की ओर बंधे हैं, यानी जूड़ा है, जूड़ा कर रखा है। और तीपटिया सोल है, ये इसने ओढ़ रखा है। अर्नेस्ट मेके है, ये इसे पुजारी बताता है। और चंदा साहब इसे योगी बताता है। इंपॉर्टेंट मूर्ति ऐसा भी। देखिए एक बार अपन चर्चा करते हैं इस पे। इंपॉर्टेंट मूर्ति बनती है ये। बात करें, देखिए मूर्तियों के अंदर निर्माण है मूर्तियों का सेल खड़ी, अल्वेस्टर पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सलेटी पत्थर से हुआ है। अब अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर एक काश्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कई पुस्तकों में 10 इंच, कई पुस्तकों में 11.5 इंच दर्शाई जाती है। जाति कौन सी इसकी? आस्टेलाइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आस्टेलाइट जाति की है। अब अपन बात करें, एक पशुपति शिव की मोर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पशुपति शिव की मोर है, जिसके बाईं ओर गेंडा और भैंसा दिखाया गया और दाईं ओर चित्ता और हाथी, और नीचे इसके 2 हिरण दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कितने प्रतीक हैं? 6 प्रतीक है। एक गेंडा, एक भैंसा, एक चित्ता, हाथी और 2 हिरण, यानी 6 प्रतीक हो गए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ध्यान में रखना है। जॉन मार्शल इसे आद्य शिव कहता है। एक दाढ़ी वाले सिर की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे पुजारी की मूर्ति कहा गया। ये मंगोलायड जाति का है, ध्यान में रखना है। इसकी जातियां हैं, ये भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय ये निवास करने वाली जातियां थी वहां पे। अच्छा, एक योगी या पुरोहित की एक मूर्ति है जो सेलखड़ी से बनी है। ऊंचाई इसकी 19 सेंटीमीटर है। दाढ़ी है, इस मूर्ति के अंदर मूछें नहीं है। इस मूर्ति के अंदर केस है, ये पीछे की ओर इसने बांध रखे हैं, जिसे जूड़ा कहा जाता है। और एक सोल ओढ़ रखा है, तिपटिया सोल, यानी उस सोल के ऊपर एक कढ़ाई की गई है। कढ़ाई की गई है, इसलिए उसको तिपटिया सोल कहते हैं। 3 प्रकार से ऊपर उसके रंगों से कढ़ाई की गई होगी, तिपटिया सोल कहते हैं उसको। और अर्नेस्ट मेके ने इसको पुजारी कहा और चांदा साहब ने इसको योगी कहा। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बात करें और कौन सी मूर्तियां हैं यहाँ पर। मुख्यतः तो यही मूर्ति आपको ध्यान में रखनी है। एक आध और मूर्तियां हैं तो वो भी देख लें। इंपोर्टेंट मूर्तियां हैं साहब, ये सारी की सारी जो मूर्तियां हैं वो इंपोर्टेंट मूर्तियां हैं और ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब अपन बात करते हैं तो देखेंगे श्वेत पत्थर की मूर्ति है। एक है श्वेत पत्थर की मूर्ति है। श्वेत पत्थर की मूर्ति है 7 इंच की। नेक्स्ट है, एक है 11 इंच की। 11 इंच की पत्थर की मूर्ति है, पुरुष की मूर्ति है। नेक्स्ट है, एक मूर्ति है संयुक्त पशु मूर्ति है, जिसमें भेड़ का शरीर दिखाया गया है और सिर दिखाया गया है
हाथी का, हाथी का क्या दिखाया गया है, सिर दिखाया गया है। इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे यहां से अन्नागार प्राप्त हुआ है और वृहद स्नानागार है, यह प्राप्त हुआ है। पहले इसको दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, आएगा नहीं बोर्ड पे। देखिए मूर्तियों में श्वेत पत्थर की मूर्ति मिली है 7 इंच की, 11 इंच की एक पत्थर की पुरुष की मूर्ति मिली है, एक संयुक्त मूर्ति मिली है जिसमें शरीर तो भेड़ का है और सिर है वो किसका है, हाथी का है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करें तो और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे यहां से, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। एक यहां से मिला है अन्नागार। अन्नागार यह है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है, सबसे बड़ी संरचना, सबसे बड़ी संरचना 150 बाई 75 मीटर है ये। अब है वृहद, वृहद स्नानागार। वृहद स्नानागार, स्नानागार, वृहद स्नानागार। देखिए वृहद स्नानागार की जब अपन बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी वृहद स्नानागार के अंदर। वृहद स्नानागार इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, सारी के सारी बात है इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें बनेंगी। देखिए साहब, वृहद स्नानागार में उत्तर से दक्षिण की तरफ सीढ़ियां थी, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसमें सीढ़ियां बनी थी और बीच में इसमें था कुंड, बीच में कुंड, ये कुंड है, ये उत्तर में सीढ़ियां और ये दक्षिण में सीढ़ियां। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रख। अच्छा, दक्षिण पश्चिम में पानी निकालने का नाला था, ये बात भी ध्यान में रखना है। कहां पर, दक्षिण पश्चिम में पानी का नाला था। अब इसकी जो है लंबाई चौड़ाई अपन देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम में 32.9 मीटर, इसे 108 फीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। उत्तर से दक्षिण में 54.86 मीटर, तो इसे 180 फीट भी आप कह सकते हो। अब बात रही कुंड, कुंड की जब अपन बात करते हैं 11.89 मीटर लंबा कुंड था, जिसमें 7.1 मीटर तो ये चौड़ा हो गया और 2.44 मीटर ये है गहरा हो गया। ये कुंड का नाप हो गया। फर्श है, फर्श इधर लिखता हूं, फर्श है, फर्श पक्की ईंटों से बना था और यहां पर बिटुमिन का प्लास्टर किया गया था, बिटुमेन का प्लास्टर किया गया था। ये बाद में अब कुछ संज्ञाएं दी गई हैं इसको, वो संज्ञाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो संज्ञाएं देखिए क्या क्या संज्ञाएं इसको दी गई है और किस किस ने दी है। पहला तो दिया है पुष्कर ताल या कमल ताल, ये कहा है डीडी कौशाम्बी ने। दूसरा है तत्कालीन विश्व का आश्चर्य, विश्व का आश्चर्य, ये कहा है जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट है
धार्मिक स्थल जनता के लिए था, ये कहा है अर्नेस्ट मेके ने। ये बातें थी आपकी वृहद स्नानागार की। देखिए चर्चा करते हैं एक बार अपन दोबारा अन्नागार के बारे में। अन्नागार है, यह है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है, इमारतीय संरचना, लंबाई चौड़ाई 150 बाई 75 मीटर। अब अपन बात करते हैं वृहद स्नानागार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यह है पॉइंट है। देखिए जो स्नानागार था यह है उत्तर से दक्षिण में बना हुआ था और उत्तर और दक्षिण के अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी। दक्षिण पश्चिम में पानी निकालने के लिए एक नाला बना या नाली बनी थी। अब इसकी माप है, ये देख लेते हैं। इसकी मापों से क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई चौड़ाई है वो देखते हैं, तो देखेंगे पूर्व से पश्चिम में यह 32.9 मीटर चौड़ा है या 108 फीट। उत्तर से दक्षिण 54.86 मीटर चौड़ा है या 180 फीट। अब जो कुंड है इसका माप देखते हैं। कुंड है 11.89 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है और 2.44 मीटर गहरा है। इस कुंड के तलिए के अंदर फर्श में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और इस कुंड में पानी का रिसाव न हो इसलिए प्लास्टर किया गया है। और प्लास्टर किस चीज का किया गया है? बिटुमिनस का प्लास्टर किया गया या बिटुमेन का प्लास्टर किया गया। अब इसके लिए कुछ संज्ञाएं हैं। वृहद स्नानागार को किसने क्या क्या कहा? पुष्कर या कमलताल कहा डीडी गोस्वामी ने, बढ़िया क्वेश्चन है जी। तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा जॉन मार्शल ने। और धार्मिक जनता का स्थल था, ये किसने कहा? अर्नेस्ट मेके ने कहा। तो मित्रों ये बात थी आपकी मोहनजोदड़ो के संदर्भ में। मोहनजोदड़ो के बाद में अपन लोथल, धोलावीरा और अन्य सैंधव स्थलों के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।